Yesterday we discussed about researching, है ना? क्या आपको कुछ उसमें पूछना है? कोई questions, कोई doubts? Anything? आगे बढ़ें आज फिर? एक brief, what is research? Searching for something which has already been researched. उसमें से ऐसे फैक्ट्स फाइंड आउट करना जो आपकी प्रॉब्लम से रिलेटेड हो, जो आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें. इन ब्रीफ बेसिक क्रक्स ये था जो हमने कल पढ़ा. सो आज हम पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ रिसर्चिंग क्या हैं. हाउ, अभी तक रिसर्च पता है लेकिन उसको फॉर्मली हम कैसे करेंगे. देयर इज अ फॉर्मेट टू डू अ रिसर्च. even if when you're doing it for your master's program or for PhD, या फिर आप नॉर्मल भी अपनी लीगल रिसर्च भी अगर कर रहे हैं, इफ़ यू फॉलो दिस फॉर्मेट आपको बहुत ईजी हो जाएगा. बिकॉज व्हेन यू डू इट इन दिस मैनर, उसके बाद जब आप उसको रीड करेंगे वो आपके लिए ईजी होगा क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा इन पोर्शंस. सो रिसर्च सबसे पहले एक प्रपोजल होता है, रिसर्च प्रपोजल होता है एक. इट्स द क्वेश्चन, आपका इशू क्या है, आप किस चीज़ के रिगार्डिंग सर्च करना चाहते हो. जैसे मूड प्रॉब्लम, एक मूड प्रॉब्लम आपको दी, दैट इज़ अ रिसर्च प्रपोजल कि आपको इस टॉपिक के अराउंड यू हैव टू फाइंड आउट थिंग्स, न्यू थिंग्स, एग्जिस्टिंग थिंग्स. आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं पुरानी चीज़ों में से निकाल के. सो दिस इज़ अ रिसर्च प्रपोजल. रिसर्च प्रपोजल, अ डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द रिसर्च प्रोजेक्ट दैट अ रिसर्चर इंटेंड्स टू अंडरटेक. आप किस टॉपिक पे रिसर्च लेना चाहते हो, क्या टॉपिक आप उठाना चाहते हो, दैट इज रिसर्च प्रपोजल. एक डॉक्यूमेंट जो कि आपका प्रोजेक्ट बताएगा कि आपका जो जितना भी अब आपके फर्दर स्टेप्स होंगे वो इस टॉपिक के अराउंड होंगे. इट यूजुअली इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम, अ रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर ऑन द टॉपिक एंड अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी. ये टर्म्स अभी नई नई लग रही होंगी ना बहुत, जैसे कि रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर, टॉपिक, डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च मेथोडोलॉजी. सुने हैं पहले ये टर्म्स कभी? जनरली सुने होंगे, बट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू योर दिस लीगल स्टडीज़ या फिर नॉर्मल भी आपने इससे रिलेट करके कभी सोचा या सुना? नो? सो आज हम वो पढ़ेंगे. सो इट यूजुअली इंक्लूड्स अ स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, जो इशू है, जो टॉपिक है आपका रिसर्च से रिलेटेड. रिव्यू ऑफ एग्जिस्टिंग लिटरेचर क्या है, व्हाट इज लिटरेचर? कुछ, हाँ ठीक है. रिटन पीस लिटरेचर, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, है ना. बट इन दिस रिगार्ड, इन रिगार्ड टू रिसर्च, लिटरेचर कुछ भी है जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, जो रिटन फॉर्म में हमारे पास ऑलरेडी है. ठीक है, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे वो टेक्स्ट बुक्स के फॉर्म में हो, दैट इज़ अ लिटरेचर. जैसे फॉर इंस्टेंस आपका अगर बैरक भी है, फॉर द पर्पस ऑफ रिसर्चिंग, वो भी एक पार्ट ऑफ लिटरेचर ही माना जाएगा. ठीक है, पीस, रिटन पीस ऑफ सम इंफॉर्मेशन इन सिंपल लैंग्वेज. तो उसका आपको रिव्यू करना है, किसका? एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन, एग्जिस्टिंग लिटरेचर का इन रिटन फॉर्म जो इंफॉर्मेशन है उसका रिव्यू on the topic, related to your topic, and description of the research methodology. What is methodology? Yes, method, methodology, method. किस चीज़ का मेथड? रिसर्च का. रिसर्च क्या है, अब कैसे करनी है, किस मेथड से करनी है, किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है, ठीक है, कहाँ से करनी है. रिसर्च कितनी करनी है, कैसे करनी है, कहाँ से करनी है, ये मेथोडोलॉजी के अंडर आएगा. दिस इज मेथोडोलॉजी. हाउ विल यू, आपने एक टॉपिक, एक प्रॉब्लम उठाया सपोज, अब आप उसको आगे हाउ विल यू प्रोसीड, पहले तो देखोगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा था, अगर एक मूड प्रॉब्लम है, जैसे कोई मैटर है, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करोगे क्या वो कौन सी लॉ से रिलेटेड है ना. कौन सी लॉ से, सिविल, क्रिमिनल, स्पेसिफिक लॉज, कोडिफाइड लॉज, अनकोडिफाइड लॉज. सो ये उसका एक एग्जाम्पल है.
वो इसका एक एग्जाम्पल है कि उसमें आपने मेथोडोलॉजी क्या इस्तेमाल की। पहले आपने देखा आइडेंटिफिकेशन, दैट इज़ अ मेथड, आपने आइडेंटिफाई किया, वो एक तरीका है। पहले तो हमने लॉ देख ली कौन सी है, उसके बाद उस लॉ को कैसे हमने अपने फैक्ट्स में अप्लाई किया, किस मेथड से। जैसे मेंटेनेंस का एग्जाम्पल आपने पढ़ा, मेंटेनेंस, ठीक है, वाइफ डिमांडिंग मेंटेनेंस, क्या स्ट्राइक किया माइंड में, सेक्शन 125, ठीक है। अब 125 कहाँ देखा, बुक में, सीआरपीसी में, बेयर एक्ट में, बुक में, टेक्स्ट बुक में। वो मेथड हो गया दैट यू हैव फॉलोड, आपने उसको आइडेंटिफाई किया, उसको ढूंढा, यू सर्च फॉर इट, कहाँ पर, बुक में। एक एक्शन बन गया, प्लान ऑफ एक्शन, एक सर्कमस्टांसेस का चेन क्रिएट हुआ, पहले आइडेंटिफाई किया, फिर उसको ढूंढा, कहाँ पे ढूंढा, कैसे ढूंढा, इंडेक्स में ढूंढा, दैट इज मेथोडोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स। व्हाट इज साइनॉप्सिस? साइनॉप्सिस ये तो सबको पता ही है, समरी और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट कंक्रीटनेस। कंक्रीट, अभी आपने इससे पहले कुछ और वर्ड भी यूज़ किया था, रिजल्ट। साइनॉप्सिस हमें लगता है कि रिजल्ट है, इट इज़ नॉट द रिजल्ट। साइनॉप्सिस इज़ द ब्रीफ जो आप आगे करने वाले हो। रिजल्ट क्या होता है, जो कर लिया उसका एंड पॉइंट। साइनॉप्सिस इज द बिगिनिंग, आप बिगिनिंग में बताते हो साइनॉप्सिस, इट इज़ अ ब्रीफ बट इट इज़ नॉट द रिजल्ट, माइंड इट, इसको ध्यान रखना हमेशा, क्योंकि अभी ऑब्वियसली आप लोगों ने ये टर्म्स पहले सुने नहीं हैं, यू आर नॉट यूज टू दीज टर्म्स, बट फॉर फ्यूचर रेफरेंसेज ऑलवेज कीप इन माइंड साइनॉप्सिस। हमेशा आप कभी अगर आंसर राइटिंग में भी हम अगर पॉइंट वाइज लिखते हैं, यूजुअली साइनॉप्सिस कुछ स्टूडेंट्स लास्ट में लिखते हैं, नो, हमेशा बिगिनिंग में लिखो साइनॉप्सिस। अगर आप ऐसे पॉइंट वाइज अपने आंसर्स मेंशन करते हो, डिस्क्राइब करते हो, जैसे इंट्रोडक्शन, जैसे क्वेश्चन लिखा देन आंसर में इंट्रोडक्शन, तो साइनॉप्सिस यू विल राइट इन द बिगिनिंग कि किस एरिया ऑफ लॉ से ये आंसर डील करता है। सिमिलरली किस एरिया से, सेम एज द रिसर्च प्रपोजल, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्ड बट ब्रीफ में। डिटेल्ड मतलब रिसर्च टॉपिक तो आपका हो गया सेक्शन 125 मेंटेनेंस, लेकिन साइनॉप्सिस होगा सेक्शन 125 मेंटेनेंस सीआरपीसी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो केसेस होंगे, सरला मुद्गल, दैट दिस केस हैज़ बिन रेफर्ड टू इन द फर्दर आंसर्स या फिर फर्दर रिसर्च, दैट इज़ द साइनॉप्सिस, कि आप आगे अपने रिसर्च में व्हाट एल्स यू आर गोइंग टू मेंशन। क्लियर? Any doubts? Any doubts? क्या लिखा है? रिसर्च पेपर, मीनिंग रिसर्च पेपर इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स द रिजल्ट्स ऑफ ओरिजिनल रिसर्च ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू। तो जब आप रिसर्च करते हैं, उससे कहीं नोट डाउन करते हैं, कहीं पे उसको लिखने के लिए करते हो ना रिसर्च, या कहीं यूज़ करने के लिए रिसर्च करते हो, उसको कहाँ लिखोगे, जहाँ पे आप उसको इकट्ठा कलेक्ट करोगे कलेक्टिव फॉर्म में, दैट विल बी योर रिसर्च पेपर। एक डॉक्यूमेंट जहाँ पे आपने अभी तक जो भी रिसर्च किया है, फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, यू विल ऑर्गेनाइज इट इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, दैट इज कॉल्ड रिसर्च पेपर। ठीक है, उसमें अब क्या क्या आएगा? इंट्रोडक्शन लिखते हो आंसर्स में, इंट्रोडक्शन सबसे पहले, दैट प्रेजेंट्स द रिसर्च प्रॉब्लम, कि ये क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसका आंसर देने वाला हूँ और इसका आंसर इस सेक्शन से रिलेटेड है। ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया। अ लिटरेचर रिव्यू दैट समराइजेस प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक। जब आप रिसर्च करते हैं तो हमने अभी रिसर्च की डेफिनेशन में क्या सीखा था? सर्चिंग फॉर समथिंग विच हैज़ ऑलरेडी बीन रिसर्च्ड।
तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कुछ इंफॉर्मेशन है, हम उसी को लिख रहे हैं, वी आर नॉट कॉपिंग और पेस्टिंग इट, लेकिन तो उसमें उसको कहते हैं लिटरेचर रिव्यू, उसका जायज़ा लेना, उसको पढ़ते हो आप, उसका रिव्यू करते हो कि क्या वो आपकी प्रॉब्लम से रिलेट कर रहा है. सो अ लिटरेचर रिव्यू दैट समराइजेज प्रीवियस रिसर्च ऑन द टॉपिक. एक टॉपिक लिया मेंटेनेंस का, उसके रिगार्डिंग आप जितने केसेस देखोगे, सरला मुद्गल इज द लेटेस्ट अपडेट, जो उससे पहले प्रेसिडेंट्स थे आपने वो भी पढ़े कि अच्छा इन केसेस में ये हुआ, उसके बाद अब सरला मुद्गल में ये डिसीजन आया, तो आपने प्रीवियस लिटरेचर का रिव्यू किया, आप वो भी मेंशन करोगे. जैसे कि केशवानंद भारती केस, उसमें उससे पहले हमें क्या पढ़ना ज़रूरी है, द गोलकनाथ केस, बिकॉज दैट इज लिटरेचर रिव्यू, कि अभी जो एग्जिस्टिंग आप इंफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं या नॉलेज है आपकी, उससे प्रीवियस या आपसे पहले जो रिसर्चर्स ने या स्कॉलर्स ने जो भी रिसर्च किया है, हाउ डज दैट, उसमें आप क्या चेंजेस करना चाहते हो या आप उससे बेटर क्या कर सकते हो जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है. सो अ लिटरेचर रिव्यू दैट समराइजेज प्रीवियस रिसर्च पेपर्स ऑन द टॉपिक. क्लियर? A methodology section describing the methods used. अलग से आप methodology section लिखेंगे, मैंने किस तरह से मैं इस डिसीजन पे या इस रिसर्च के इंफॉर्मेशन पे आया. मैं I use the Baer Act, ठीक है, I use the index of that Baer Act, I read the judgment, I went to the SCC website, I searched for the case and I read the judgment. मेथोडोलॉजी हो गया वो, किस तरीके से पढ़ा आपने, ऑनलाइन पढ़ा, आपने बुक से पढ़ा, ठीक है, दैट इज़ अ मेथड. या फिर आपने वीडियो देखी, सपोज शॉर्ट वीडियोस यूट्यूब पे और एनीवेयर आपने वीडियो देखी, तो वहाँ से आपको समझ आया कि अच्छा ऐसे ये हुआ था इस केस में, तो वो एक मेथड हो गया, इस तरीके से आपने देखा वो. नेक्स्ट, एनालिसिस. कल बात की थी हमने एनालिसिस की. व्हाट इज इट? व्हाट इज एनालिसिस? बताओ, कल बताया तो था, सोचो क्या बताया था. उनको पता है, वो बता, आप बताओ ना, आप इनको बता रहे थे, बताओ. जो रिसर्च किया है उसको ढूंढना, उसके बाद पढ़ना, जो पढ़ने के बाद जो उसमें से प्रॉब्लम लगेगी उसको बाद ढूंढना. हाँ, गुड. एनालाइज करना अपने ही रिसर्च को, है ना, उसमें क्रिटिसाइज करना उसको फिर केयरफुली रिकंस्ट्रक्ट करना. एनालाइज, दिस इज व्हाट एनालाइजिंग इज. थैंक यू, गुड. बट ये रिजल्ट नहीं है, आपने जो अभी तक किया रिसर्च, उसको एनालाइज किया, उसको और स्टडी से कंपेयर किया कि ऐसा क्यों हुआ, रीज़न क्या था उसका, ये सही है तो ये सही क्यों है, कैसे प्रूव किया, ये गलत है तो वो गलत क्यों है, और उसको सही किया. एनालाइज करना. जैसे पेरेंट्स या टीचर्स भी कई बार बोलते हैं ना, एनालाइज योर रिजल्ट्स. क्या मतलब होता है उसका? देखो तुम कितने पानी में हो, है ना. यही मतलब हुआ ना. एनालाइज एक ब्रीफ में आपको बताता है कि आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, आपकी स्टडी, आपकी रिसर्च कहाँ स्टैंड कर रही है और कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. दिस इज़ नॉट द फाइनल प्रोडक्ट, इन प्रोसेस है, एक आपको एक मिरर है आपके लिए, सो दैट यू कैन इम्प्रूव अपॉन द वर्क. क्लियर? साइनॉप्सिस वी डिस्कस्ड. ब्रीफ, जो आपकी प्रॉब्लम है, प्रपोजल है इनिशियल में, उसका ब्रीफ. सो टाइप्स ऑफ, हाँ जी, बट डिटेल, थोड़ा सा डिटेल्ड, नॉट वेरी डिटेल्ड, अ लिटिल डिटेल्ड. टाइप्स क्या है? व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रिसर्च पेपर?
रिसर्च जब आप अथॉरिटीज़ फाइंड करते हो, आपको कहाँ कहाँ से आपने ढूंढी थी जजमेंट्स, कहाँ कहाँ ढूंढते हो आप? कोई इन्फॉर्मेशन लॉ से रिलेटेड आपको चाहिए होती है तो बैरक बुक्स और रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स, जजमेंट्स, ऑनलाइन जजमेंट्स, ऑफलाइन प्रिंट आउट जो भी है। सो वो क्या है, दैट इज़ किसी ना किसी ने रिसर्च की है उस पर, तभी वो मटेरियल आपके पास अवेलेबल है अभी। अगर जजमेंट्स हैं तो वो जजमेंट्स भी एक रिसर्च्ड वर्क ही होता है। जजेस डोंट पास एनी जजमेंट्स और डिसीजंस विदाउट रिसर्चिंग ऑन दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम और केस। बहुत डीप रिसर्च होती है, उसके बाद वो एक कंक्लूजन या डिसीजन पर पहुंचते हैं, तो वो एक रिसर्च वर्क का ही एग्जाम्पल है। सो टाइप्स क्या है? अ रिव्यू आर्टिकल, जो क्रिटिक्स का कल मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था, IMDb रेटिंग याद है कि क्रिटिक्स होते हैं, मूवी देखते हैं, फिर उसके बाद उस पर अपना ओपिनियन देते हैं। रिव्यू आर्टिकल। व्हाट इज मेटा एनालिसिस? सोचो। सोशल मीडिया, थोड़ा सा और बेटर रिफाइंड टर्म दो मुझे कुछ। यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ओके, आप क्या कह रहे हो? बोलो कुछ। आर यू सेइंग समथिंग? ठीक है, और कुछ? मेटा वर्ड तो सुना होगा सबने, मेटावर्स, यस। फेसबुक बाय मेटा, है ना? तो उससे क्या रिलेट करते हो? व्हाट डू यू रिलेट मेटा सुनते ही? हाँ, फेसबुक, इंटरनेट, ऑनलाइन, टेक्नोलॉजी। सो ये वही है, मेटा एनालिसिस होता है। और रिसर्च आप फिजिकली रिसर्च नहीं कर रहे हो, आप खुद से नहीं कर रहे, यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर। वेरी गुड, यू आर यूजिंग अ सॉफ्टवेयर टू रिसर्च समथिंग। अब वो कैसे होगा? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लोग गूगल पे ही, एग्जाम्पल अभी तो सब आप लोग गूगल ही यूज़ करते हैं, 2 दिन बाद आपको पता चलेगा इससे और एडवांस रिसर्च आप कहाँ कर सकते हो। ठीक है, चैट GPT तो पुराना हो गया और बेटर रिसर्च। तो मेटा एनालिसिस इज एक, सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, AC का टेम्परेचर है। अभी हम कहाँ पर है? हरियाणा में। यहाँ पे पीक समर्स, मई जून की जो समर्स होती हैं, उसमें क्या टेम्परेचर पे AC चलाते हैं हम लोग? 16, 18, इससे कम, इससे ज़्यादा नहीं ना। और फिर भी हमें लगता है कि बहुत गर्मी है, AC रूम ठंडा नहीं कर रहा है, सोचते हैं हम। और उसी टाइम पर अगर हम कश्मीर में हैं और वहाँ पे भी AC अगर कोई चलाता है, तो क्या वो 16-18 पे चलाता होगा? नहीं, चलो 22 पे चलाया, उसके लिए वो ठीक है, नॉर्मल है। और यही अगर हम केरला में हैं, कितना ह्यूमिड वेदर है वहाँ पे, विल 16-18 ऑल्सो वर्क? नो, इट डजंट। फिर भी ह्यूमिडिटी रहती है वहाँ पर भी। सो डिफरेंट, सेम टेम्परेचर, सेम AC, बट 3 डिफरेंट एरियाज, 3 डिफरेंट लोकेशंस एंड स्टेट्स। अब आप हर जगह जाकर खुद तो चेक नहीं करके आओगे कि मैं इस स्टेट में जाता हूँ, 4 दिन रहता हूँ, AC ऑन करके देखता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ, फिर रिजल्ट्स नोट डाउन करूँगा, रिकॉर्ड करूँगा। 4 दिन कश्मीर में रहूँगा, 4 दिन हरियाणा में, 4 दिन केरला में। नॉट पॉसिबल। तो जब आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, गूगल फॉर एग्जाम्पल, आप गूगल पे सर्च करोगे कि इज़ देयर एनी रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर ऑफ अ रूम AC एंड द जियोग्राफिकल कंडीशंस ऑफ दैट प्लेस, आपको कितने लाखों रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन वो रिजल्ट्स कब मिलेंगे? उन्होंने जहाँ से भी वो रिजल्ट्स आए, कितने एक्सपीरियंसेस उन्होंने किए होंगे, तब वो रिजल्ट्स एक्यूमुलेट होके आपके सामने आ रहे हैं। वही अगर आप करने जाते, वुड दैट हैव बीन पॉसिबल? डिफ़िकल्ट होता।
सो दैट इज मेटा एनालिसिस। वहाँ से आपको एक 10 आउटकम्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको 10,000 रिजल्ट्स मिले, उसमें से आप अपना कंक्लूजन निकाल सकते हो उन रिजल्ट्स को देख के, एंड यू कैन रेट देम ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कि हाँ ये रिसर्च सही है, इसको मैं 10 में से 7 मार्क्स देता हूँ, ये सही है। कुछ ऐसे भी होंगे आउटकम्स जो कहेंगे कि नहीं, देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन द ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऑफ द एरिया एंड द टेम्परेचर ऑफ AC होंगे। तो आप उसके हिसाब से अपने रेटिंग्स दोगे। दैट इज व्हाट इज मेटा एनालिसिस। और कोई एग्जाम्पल आप लोग, तो अब इससे रिलेटेड तो कोई एग्जाम्पल सोच के दो मुझे, और समथिंग जो आप गूगल से या ऑनलाइन कहीं से भी आपको समझ आता है कि हाँ मैंने ये सर्वे किया, मुझे ये समझ आया। एनीथिंग? सोचो, ट्राई। और किस चीज़ पे आप मेटा, कॉज एंड इफेक्ट आपने निकालना है, कोरिलेशन बिटवीन 2 फैक्ट्स और सम फैक्ट्स, कि क्या इससे इसका रिलेशन है। सब कुछ तो अभी गूगल से सर्च करते हैं ना, कुछ भी समझ नहीं आया सीधा गूगल किया, राइट। सो सोचो क्या क्या करते हो आप सर्च, वो रिसर्च ही है, दैट इज रिसर्च ओनली एंड दैट इज एनालाइजिंग ओनली। बोलो बोलो, कुछ बोल रहे हो आप। क्या आप कहो, क्या कह रहे थे आप? जैसे वर्ड्स होते हैं ना, वो काफ़ी सिमिलर होते हैं से कुछ। सुना ही नहीं मुझे कुछ भी, इतनी धीरे आवाज़ नहीं चलेगी। अभी तो आप फर्स्ट बेंच पे और मैं यहाँ हूँ। जोर से बोलो। खाना नहीं खा क्या है? लंच किया ना सबने, फिर आवाज़ क्यों नहीं निकल रही? हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो आप? जैसे कोरियन वर्ड्स होते हैं ना, क्वाइट प्लीज। कोरियन वर्ड्स होते हैं, हाँ तो वो कई बार सिमिलर प्रोनाउंसिएशन होती है। जैसे हमारे तमिलनाडु की वर्डिंग होती है, ऐसे कुछ सिमिलर होता है, तो उनको सर्च करना पड़ता है बार-बार। सर्च करना पड़ता है बार बार, तो बहुत सारे मीनिंग्स आते हैं, है ना। कोई भी वर्ड भी, अगर आप इंग्लिश का नॉर्मल वर्ड भी आप सर्च करोगे, उसके कितने मीनिंग्स आते हैं, अलग अलग मीनिंग्स आते हैं, है ना। उसकी प्रोनाउंसिएशंस कितनी अलग अलग आती हैं, बट आप उसमें से एनालाइज करते हो कि आपको कौन सी चाहिए, आपके लिए कौन सी बेस्ट सूटेड है। सो जो रिसर्च यू आर डूइंग थ्रू एनी सॉफ्टवेयर, दैट इज मेटा एनालिसिस। टेक्नोलॉजिकल टूल आप यूज कर रहे हो, मेथोडोलॉजी क्या है? द टूल्स यू आर यूजिंग टू रिसर्च। एक आपने टेक्स्ट बुक से रिसर्च किया, ठीक है, दैट इज नॉर्मल रिसर्च, लेकिन उसमें क्या मेथड यूज किया? बुक्स। मेटा रिसर्च और एनालिसिस में यू आर एनालाइजिंग थ्रू सॉफ्टवेयर, यूजिंग टेक्नोलॉजी, यूजिंग अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर। क्लियर? हमें ऐसा लगता है कि ह्यूमन नेचर होता है ऐसा, जैसे कि हम बुक्स से अगर पढ़ेंगे, सर्च करेंगे, तो उसमें टाइम कंज्यूमशन ज़्यादा होगी, बट एज कम्पेयर टू गूगल। हाँ, बट अगर हम, जैसे आप बताते हो कि अगर हम गूगल पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हज़ारों साइटें आगे जाएंगी, तो टाइम किस में ज़्यादा लगता है? दोनों में लगता है। हाँ, डिपेंड्स। क्या चीज़? सुन नहीं रहा हूँ। हाँ, जैसे आपने जब मैं कुछ होटल के बारे में पता कर रहे हैं, हमारे यहाँ होटल क्या रहता है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, तो मुझे क्या पैकेज पड़ेगा, किसी बात में क्या मेरा रिसर्च ही करें, हाँ। ज़्यादा बेनिफिट। नहीं, उनके आप ऑफलाइन भी, आप उन्हें कॉल करके भी पूछ सकते हैं, है ना, वही दैट इज अ। अब वो मतलब मेटा वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, नंबर भी तो ऑनलाइन ही मिलेगा ना। लीगल, अभी हम जनरल रिसर्च कर रहे हैं, दिस इज द बेसिक्स। आप कोई भी रिसर्च कर रहे हो, लीगल कर रहे हो, साइंटिफिक रिसर्च, यू आर राइट, लेकिन उसमें आपके पास दोनों ऑप्शंस है, आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, आप उन्हें कॉल कर सकते हो, बट दैट इज नॉट मेटा।
हमारे पास है, हाँ नंबर भी तो ऑनलाइन ही देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, आपको पैकेजेस ब्रोशर्स मिलते हैं, जैसे जो ऑलरेडी बुक्ड हम पैकेजेस लेते हैं, एनुअल पैकेजेस हो गए सपोज, जो वही क्लब्स एंड रिजॉर्ट्स के होते हैं, सो उनका हमारा वो हार्ड कॉपी भी ऑनलाइन, वैसे तो आजकल सब ऑनलाइन है, सो दैट इज़ मेटा ओनली, यू आर राइट। और अभी क्या कह रहे थे आप? हाँ, आई वाज सेइंग रिसर्च ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ लीगल रिसर्च है, कोई भी आप रिसर्च कर रहे हो, दिस इज़ द बेसिक्स। मतलब यू विल थिंक कि हम तो लॉ स्टूडेंट्स हैं, वाई आर वी स्टडिंग ऑल दिस। आप चाहे लॉ स्टूडेंट्स हैं, आप चाहे साइंटिस्ट हैं, आप चाहे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, फार्मेसी के भी, अगर यहाँ पे अभी फार्मेसी के स्टूडेंट्स भी बैठे होते उनके लिए भी ये सेम होता, बस एग्जाम्पल्स थोड़े और अलग हो सकते थे। हाँ हाँ उसके लिए हम बुक्स में सर्च नहीं करते, हम डायरेक्टली गूगल पर जाते हैं, बट मैंने जो एग्जांपल दिया वो एंड स्टडी का जो हम बुक से करते हैं। हाँ ठीक है, हाँ तो दिस इज़ द बेस, ये जो फॉर्मेट है ये बेस है, चाहे आप लीगल रिसर्च कर रहे हो, चाहे साइंटिफिक रिसर्च कर रहे हो, चाहे मैथमेटिकल रिसर्च कर रहे हो। नींव जब तक स्ट्रांग नहीं होगी, बिल्डिंग कैसे स्ट्रांग होगी, है ना? नींव जब तक अच्छे से नहीं रखी जाएगी, तो ये नींव है। लीगल रिसर्च बाद में होगी, पहले रिसर्च होगी। मेटा एनालिसिस क्लियर? कॉन्फ्रेंस पेपर, ये भी आप रेफर करते हो व्हाइल यू आर रिसर्चिंग फॉर समथिंग। व्हाट इज कॉन्फ्रेंस पेपर? रिसर्च पेपर होता है, रिसर्च पेपर का फॉर्मेट हमने देखा क्या क्या होता है, अभी हम आगे देखेंगे व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ रिसर्च पेपर। लेकिन कॉन्फ्रेंस पेपर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैम इधर कॉलेज में भी शायद लास्ट मंथ कॉन्फ्रेंस हुई थी एक, व्हाट वाज रिगार्डिंग इट? नेशनल समिट, वो टीचर्स के लिए ही थी सब? स्टूडेंट्स के लिए। अच्छा, स्टूडेंट्स के लिए भी। तो उस किसने अटेंड किया था वो? अच्छा, तो क्या था उसमें, व्हाट वाज बीइंग डिस्कस्ड देयर? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के ऊपर इस टॉपिक था, ठीक है। तो किसने डिस्कस किया था? टीचर्स थे, स्टूडेंट्स और वाइस चांसलर थे। सो सबने अपने अपने ओपिनियंस दिए थे उसमें, या कोई एक पर्सन थे? नहीं मैम, सबने दिए थे। तो उन्होंने क्या बताया रिगार्डिंग एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के रिगार्डिंग था ना? हाँ, उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, उसके मेरिट्स डिमेरिट्स, सबने यही बताया था। एक इम्प्लीमेंटेशनल चैलेंजेस, इसके ऊपर डिस्कशन था। हाँ, तो क्वाइट पॉसिबल जब ऐसी कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, ठीक है, बीइंग लॉ स्टूडेंट्स आप भी ऐसी बहुत अटेंड करोगे, इन फ्यूचर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। सो वहाँ पे वी इनवाइट वेरियस स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, और अगर बहुत अच्छी इंटरनेशनल लेवल की है तो फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ एंड बेस्ट कॉलेजेस से प्रोफेसर्स, रिसर्चर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं इवन, उनको बुलाया जाता है और उनसे उनके सबमिशंस लिए जाते हैं रिगार्डिंग एनी टॉपिक, बट रिसर्च उसमें भी लगती है। एनी टॉपिक विच दे हैव रिसर्च्ड, मतलब एक टॉपिक होगा, उस टॉपिक के अराउंड अगर उन लोगों ने रिसर्च वर्क किया हुआ है तो हम उनसे उनका फीडबैक लेते हैं, मतलब जो उनका इनपुट होता है हम वो लेते हैं। बट अब पूरा रिसर्च वर्क तो हम लेंगे नहीं, बिकॉज कॉन्फ्रेंसेज आर यूजुअली अ डे और टू, फॉर अ डे और टू, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। और उसमें कितने लोग आते हैं अपना रिसर्च वर्क प्रेजेंट करने के लिए, या जो न्यू रिसर्चर्स होते हैं, बडिंग स्कॉलर्स एंड रिसर्चर्स, अब उनको अपना रिसर्च वर्क कहीं प्रेजेंट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए। सो दीज कॉन्फ्रेंसेज, सच काइंड ऑफ कॉन्फ्रेंसेज प्रोवाइड फॉर द प्लेटफॉर्म एंड दे सबमिट नॉट द होल रिसर्च वर्क। उन्होंने रिसर्च वर्क पूरा किया हुआ है, बट वो उसका कुछ पार्ट इन अ फ्यू पेजेस, 2 to 3, 5 to 10 पेजेस में अपना रिसर्च वर्क सबमिट करते हैं वो उस कॉन्फ्रेंस में। दैट इज़ व्हाट इज कॉन्फ्रेंस पेपर इज। कुछ थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? दैट कॉन्फ्रेंस पेपर इज फर्दर, इट कैन बी यूज्ड इन रिसर्चिंग फॉर, वो उनको फिर हम प्रिंट करते हैं, वी पब्लिश देम। जो ये पेपर्स होते हैं कॉन्फ्रेंस पेपर्स, वी पब्लिश देम।
Like at Legal Sticks also, next to next month I think, there's going to be an international conference and we are planning to do this process. Let's hope for the best. So वहाँ पे भी हम लोग conference papers, submissions लेंगे हम लोग, and then we'll publish them. And we are searching for a publisher house also. जल्दी सब clear होगा. So अगर आप लोग interested हो तो आप contact कर सकते हो उसमें. If you want to participate, you cannot participate because उसमें researchers ही होंगे. But अगर आप देखना चाहते हो कि कैसा होता है तो आप वो देख सकते हो आप, if interested. So empirical paper ये भी एक तरह के research है, ठीक है. जैसे रिव्यू किया हुआ आर्टिकल लिखा वो रिसर्च का टाइप है, पेपर का टाइप. मेटा एनालिसिस से जो लिखा वो रिसर्च पेपर का टाइप है. कॉन्फ्रेंस पेपर रिसर्च पेपर का टाइप है. एम्पेरिकल पेपर क्या होता है? एम्पेरिकल इज समथिंग रिलेटेड टू नंबर्स. जैसे लॉ में हमें इतनी ज़रूरत नहीं भी पड़ती, कुछ बहुत कम होता है न्यूमेरिकल, ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रिसर्च रहता है हमारा लॉ में. बट जैसे साइंटिफिक रिसर्चेज हैं या फिर मैथमेटिकल है, उसमें एम्पेरिकल रिसर्च रहता है. दैट इज द रिसर्च पेपर इज एन एम्पेरिकल पेपर. कैसे? जैसे अगर हमें पॉपुलेशन सेंसस होता है, आंकड़े बताते हैं, है ना, स्टैटिस्टिकल डेटा. आप कुछ कह रहे थे? हाँ, फील्ड वर्क, सर्वेइंग, वेरी गुड, सर्वेइंग. सो दैट इज एम्पेरिकल पेपर. लॉ में भी हो सकता है, जैसे काफ़ी सर्वेज होते हैं जेल्स में, जो क्रिमिनल्स अक्यूज्ड होते हैं, क्रिमिनल्स नहीं अक्यूज्ड अगर कोई है तो उनके आप देखोगे सर्वेज कितने ड्यूरिंग द कस्टडी डेथ हुई, कितने अक्यूज पर्सनस की व्हेन दे वर इन द पुलिस कस्टडी, तो आपको इसके स्टैटिस्टिकल डेटा मिलेंगे. बट लॉ में एम्पेरिकल रिसर्च बहुत कम रहता है. यस, अच्छा, क्लियर? कुछ पूछना है इसमें से? किसे? ये एम्पेरिकल पेपर को? अभी आप यूज टू नहीं हो ना इन टर्म्स से, यू विल गेट यूज टू देम. और ये तो अभी बहुत इज जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ व्हाट रिसर्च इंक्लूड्स एंड रिसर्च इज. क्योंकि अभी आप लोग जब और एडवांस लेवल पे पहुंचोगे तब आपको ये सब क्लियर होगा. अभी इतना नेसेसरी, इतना रिक्वायर्ड सफिशिएंट है आपके लिए. क्लियर? क्या लिखा है ये? लिसन टू दीज टर्म्स. सुना है कभी? थीसिस सुना है, डिसर्टेशन नहीं सुना होगा. सुना है? क्या होता है? सर ने, कौन से सर ने बताई थी? अच्छा, ओके, सर ने बताई है मतलब. तो क्या बताया उन्होंने, क्या समझे आप जो उन्होंने बताया? कुछ तो बताया होगा जो आपको याद आया कि हाँ सर ने बताया तो था. थीसिस आप कह रहे थे, व्हाट इज इट? एनी आइडिया? थोड़ा सा जो बुक पब्लिश करने से पहले जो प्री नोट्स होते हैं. ओके, गुड, काइंड ऑफ कह सकते हो आप. सही कहा उन्होंने. जैसे जब आप मास्टर्स करोगे आफ्टर योर बैचलर्स, तो रिसर्च पेपर ही होता है, मतलब रिसर्च होती है एक टॉपिक पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टॉपिक पे. अगर वो मास्टर्स में आप कर रहे हो सबमिट, डिसर्टेशन हो जाएगी वो. बट अगर आप वो पीएचडी के लिए कर रहे हो, दैट वुड बिकम अ थीसिस. ठीक है. सो अ थीसिस इज अ डॉक्यूमेंट दैट प्रेजेंट्स द ऑथर्स रिसर्च, जो आपने रिसर्च किया, एंड फाइंडिंग्स ऑन अ स्पेसिफिक टॉपिक और इशू. ठीक है. जैसे मैम, इफ़ यू डोंट माइंड, आपसे पूछूं मैं, आपका क्या थीसिस या उसका टॉपिक? मेंटेनेंस का. और मैम आपका? हाँ. सो जैसे इनका, मैम आप भी पीएचडी यू आर परसुइंग और परसुइंग ना, सो इनका टॉपिक है रिगार्डिंग मेंटेनेंस. सो दैट इज़ अ टॉपिक. थैंक यू सो मच. तो वो थीसिस, अब वो थीसिस लिख रहे हैं उस पर, उसके लिए उनको वो कितना रिसर्च कर रहे होंगे उस टॉपिक के लिए. एवरीथिंग दैट इज़ कॉल्ड थीसिस. ठीक है. जैसे मेरा था
वुमेन एंड लॉज इन इंडिया, वुमेन रिलेटेड लॉज इन इंडिया। ठीक है, क्लियर हो गया ये? फॉर्मल रिसर्च फॉर्मेट, इससे आप पॉइंट्स थोड़े से गैदर करके आप अपने आंसर्स में भी यूज़ कर सकते हैं। यू नेवर नो वो कितना इफेक्टिव आपका आंसर हो जाए उससे। बोरिंग तो नहीं लग रहा? पक्का? बिकॉज ये टॉपिक थोड़ा सा, अभी आप लोग नए हो इस टॉपिक से, तो शायद हो सकता है आपको लगे, क्वाइट पॉसिबल। बट व्हेन यू विल डाइव डीपर इनटू दीज यू विल एंजॉय इट, आई एम टेलिंग यू। आप नोट डाउन कर लो। ये वाली क्लासेस आपका सीवी फॉर्म करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे, पता है, इम्प्रेसिव करने में। जब आप मेंशन करोगे कि अटेंडेड वर्कशॉप ऑन रिसर्च और लीगल रिसर्च फॉर 10 days, that puts an impact. मूड कोर्ट ट्रेनिंग तो बिकॉज हर कॉलेज में होती है, बट दिस इज समथिंग विच योर कॉलेज इज प्रोवाइडिंग यू, जो इतना नॉर्मल नहीं है। हाँ जी, यूनिवर्सिटी में भी नहीं आता। जब हम कर रहे थे तब नहीं है मैम, मैं वही इनको समझाती हूँ कि जैसे हम मूड कोर्ट ट्रेनिंग कर रहे थे, तो हम लोग भी जब मूड कोर्ट, हमने, आई रिमेंबर, हमने खुद अपने डीन सर को हमने रिक्वेस्ट की थी कि सर प्लीज़ हमारा मूड कोर्ट कंडक्ट करवा दीजिए। हमने स्टूडेंट्स कमेटी ने ही वो ऑर्गेनाइज़ किया, हमने सबको इनवाइट किया और हम ही ने कम्पीट किया, ऐसा था। और इन लोग को तो वो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बट वही है कि यूज़, एवरीबडी डजंट वांट टू यूज़ इट। आप लोग कौन से ईयर से हैं? आई हैव सीन यू फॉर द फर्स्ट टाइम, आई थिंक 3 year, 3rd year? ओके, 1st year। डन? सो व्हाट इज द फॉर्मेट? फॉर्मेट नॉर्मल है, कुछ अलग नहीं है इसमें। आप टाइटल से स्टार्ट करोगे। टाइटल वुड मेंशन द टॉपिक ऑफ योर रिसर्च, या जैसे कि मैम का मेंटेनेंस, दैट वुड बी द टाइटल जो आप उसमें लिखेंगे। सिर्फ मेंटेनेंस तो नहीं लिखोगे, लेकिन टाइटल। वो आफ्टर दैट एब्स्ट्रैक्ट, ब्रीफ समरी ऑफ ओवरऑल वर्क डन। रिसर्च पेपर होता है, वही जो प्रिंटेड, उन्होंने कहा प्रिंट होती है, बुक छपती है। टाइटल होगा उस बुक पे आपका फ्रंट पेज पे, और अंदर एब्स्ट्रैक्ट होगा। एब्स्ट्रैक्ट होगा कि इसमें आगे आप क्या पढ़ेंगे, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट। समरी ऑफ ओवरऑल वर्क डन, कि आपने क्या क्या यूज़ किया, कौन कौन से सेक्शंस हैं, कौन कौन से लॉज से रिलेट किया, ब्रीफ में। आफ्टर दैट कम्स द इंट्रोडक्शन। एब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम वर्ड प्रियम्बल आप यूज़ कर सकते हो। प्रियम्बल कैन बी यूज्ड। इंडेक्स नो, इंडेक्स में तो आप वो पेज नंबर और सब, हाँ है ना, वो इंडेक्स में। एब्स्ट्रैक्ट में आप एक थोड़ा सा, मतलब 5-6 लाइन्स या फिर 2 पैराग्राफ्स, हद, इससे ज़्यादा नहीं। आप उसमें ब्रीफ समरी दे रहे हो आप। देन इंट्रोडक्शन, टॉपिक्स, ओवरऑल स्टेट ऑफ नॉलेज। भाई अभी आपका जो रिसर्च वर्क है वो किस स्टेज पर है? किस स्टेज पर है मतलब कि आपने एक टॉपिक पे इतना रिसर्च कर लिया है, इतना रिसर्च आपका अभी रहता है, ठीक है, आप और करना चाहोगे, एंड कितना और आप उसमें क्वेश्चंस, ठीक है, और कब करोगे आप, कितना कर लिया, कितना रहता है,
और वो आप कब प्लान कर रहे हो करने का. दैट इज इंट्रोडक्शन. रिसर्च क्वेश्चंस क्या हैं? व्हाट आर रिसर्च क्वेश्चंस? क्या बेसिक प्रोफाइल? हाँ जी, फाइंडिंग्स जो फाइंडिंग्स हैं, जो करना है. ठीक है, रिसर्च प्रपोजल ही है, लेकिन जैसे एग्जाम्पल आप मेंटेनेंस पर. हाँ, जैसे मुझे भूख लगी है, ठीक है, खाना खा लो. एग्जाम्पल दे रही हूँ, मुझे भूख लगी है और अब क्या खाना है ये मुझे डिसाइड करना है. अब रिसर्च क्वेश्चन या रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च प्रपोजल डिसाइड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप वो कैसे डिसाइड कर रहे हो. रिसर्च क्वेश्चन अगर आपका अच्छा होगा तो पूरी रिसर्च अच्छी होगी. अगर रिसर्च क्वेश्चन नहीं होगा अच्छा, पूरी रिसर्च बेकार. सो डिसाइड व्हाट टॉपिक एंड व्हाट क्वेश्चन यू वांट. मुझे भूख लगी है, मुझे पता कैसे लगा भूख लगी है? जोर से बोलो. पेट में गड़बड़ हुई, ठीक है, पेट खाली लगा. क्या लगा? भूख लगी है. लेकिन क्या भूख ही लगी है? प्यास भी तो लग सकती है. कई बार पानी नहीं पियो तो भी ऐसे लगता है भूख लगी है. नहीं, कई बार हम उस भूख को, हंगर को भी, प्यास को भी हंगर में हम अज्यूम कर लेते हैं. मैंने सोचा मैगी खानी है, ठीक है, ये मैंने कैसे डिसाइड किया? भूख लगी है, हो गया, ठीक है, लेकिन प्यास तो नहीं लगी कहीं, हो गया डिसाइड कि भूख ही लगी है. क्या खाना है? मैगी खानी है. और मुझे आती नहीं क्योंकि मम्मी हमेशा बना के खिलाती है मैगी, तो लेकिन अब मम्मी नहीं है तो मुझे ही बनानी पड़ेगी. कैसे बनाऊंगी मैगी? यूट्यूब से सर्च करके, मेटा एनालिसिस, मेटा रिसर्च. उस पैकेट पे हो गया, आपने डायरेक्ट कर लिया थ्रू टेक्स्ट. मम्मी बता देंगी, मम्मी बता देंगी तो वो क्या हुआ? ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च. मम्मी को तो पता है ना, मम्मी को तो एक्सपीरियंस है, तो वो क्या हुआ? रिव्यू ऑफ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिटरेचर. हाइपोथेसिस बना दी. तो यही तो रिसर्च है, यही रिसर्च है. हाइपोथेसिस क्रिएट करनी है और उसको समझाना है. दिस इज ओनली रिसर्च जो होती है, व्हाट इट इज. सो कहाँ याद है ना हम? टॉपिक्स, ओवरऑल स्टेट ऑफ नॉलेज एंड रिसर्च क्वेश्चन. अब मैगी बना ली, क्वेश्चन हो गया, मैगी बना ली. मैगी कैसी बनी? अच्छी है, ठीक है. ये आपने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि मैगी मैंने बना ली, मुझे भूख लगी, मैंने मैगी बनाई, मैगी ऐसी बनी. क्लियर? ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन. आफ्टर दैट वी कम टू लिटरेचर रिव्यू. What other researchers have done till now? मम्मी ने अभी तक क्या किया है? मम्मी ने कैसे मैगी बनाई थी? अच्छी नहीं बनी मान लो मेरी मैगी, तो मैंने सोचा मम्मी ने कैसे बनाई थी. दिस इज रिसर्चर. व्हाट अदर रिसर्चर्स हैव डन टिल नाउ? रिसर्च गैप्स एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. व्हाट कैन बी गैप्स एंड ऑब्जेक्टिव्स? रिसर्च गैप्स एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स. गैप्स क्या होते हैं? जैसे ये स्पेस है 2 रोज के बीच में, गैप है एक, और सपोज हमें ये गैप ख़त्म करना है, ये ऑब्जेक्टिव हो गया हमारा. सो रिसर्च जब आप करते हो, आपने एनालाइज किया, सब किया, आपको कुछ एम्बिग्यूटीज़ मिलेंगी, आपको कुछ कमियां मिलेंगी, कुछ गैप्स मिलेंगे, कुछ स्पेसेस मिलेंगे अपने खुद के वर्क में जो आपको देखने हैं. रिसर्च क्वेश्चन हो गया, प्रपोजल हो गया, मैगी, भूख लगी, मैगी बना ली. उसके बाद गैप कैसे देखोगे? मैगी अच्छी नहीं बनी, क्या कमी रही? मैगी अच्छी नहीं बनी, नमक नहीं डला. वो कैसे पता चला?
उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या हुआ फिर? अब ये देखोगे कि क्यों अच्छी नहीं बनी। गैप पता चल गया, अच्छी नहीं बनी, क्यों अच्छी नहीं बनी? That will become your objective and how will you fill that gap is your objective। कि अगली बार जब मैं मैगी बनाऊं तो ये फिर से नमक कम ना रहे, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च क्वेश्चन। उसके बाद रिसर्च गैप, मतलब दिस इज अ रिसर्च प्रॉब्लम, दिस इज अ रिसर्च गैप एंड दिस इज द रिसर्च ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ब्रॉडेस्ट, ब्रॉडर, नैरो। क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चले, क्लियर? कुछ ओके। मेथोडोलॉजी, हाउ यू विल अचीव द रिजल्ट। मैगी अच्छी कैसे बनाओगे? हाउ? अब मेथोडोलॉजी में तो मम्मी से भी पूछ सकते हो, है ना, वो मेथोडोलॉजी में आ गया। जो अभी हमने 3 जैसे यूट्यूब से देखा वो मेथोडोलॉजी में आया, मम्मी से पूछा मेथोडोलॉजी में आया, पैकेट के पीछे इंस्ट्रक्शंस देखे मेथोडोलॉजी में आया। हाउ ऑफ एनीथिंग, किस तरह से करोगे वो चीज़ आप, दैट इज मेथोडोलॉजी, हाउ यू विल अचीव द रिजल्ट। आफ्टर दैट एनालिसिस, the tables and figures of analysis done using analytical tool। एनालाइज करना क्या होता है? अभी तो बताया था, जवाब दे दिया करो। क्या होता है एनालाइज करना? हाँ, क्या सही क्या गलत ढूंढना, एनालाइज करना। अब वो आप किस तरीके से करते हो? एनालाइज टूल से करते हो। उसमें आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो, जैसे कि मम्मी की मैगी से अपनी मैगी कंपेयर की, वो एनालाइजेशन हुआ, आपने कंपेयर किए दो, वो एनालाइज करना हुआ कि अच्छा ये कमी रही। मम्मी ने पहले पानी में मसाला डाला और फिर मैगी डाली, मैंने पानी में पहले मैगी डाला फिर मसाला डाला, ये कंपैरिजन हुआ, एनालाइज किया, समझ आया अच्छा मैं इसलिए उस रिजल्ट पर पहुंच नहीं पाया। या मम्मी ने एक्स्ट्रा नमक मिर्च डाला, वो तो मैं भूल ही गया। ठीक है, दैट इज एनालिटिकल टूल। किस तरह से आप उसको कर रहे हो? कंपैरेटिव स्टडी इज वन टाइप ऑफ एनालिटिकल टूल। क्लियर? कुछ और कोई क्वेश्चन आपके मन में कुछ है, डाउट पूछो। वो नहीं आया रिसर्च गैप, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, ब्रॉडेस्ट। जैसे रिसर्च प्रपोजल, रिसर्च क्वेश्चन है, आपने एक टॉपिक उठा लिया, आपने उस पर रिसर्च कर ली, उस पर जो भी बुक्स पढ़नी थी, आपने जो मेटा रिसर्च करनी थी सब कर लिया, कॉन्फ्रेंस पेपर्स देख लिए, उसको लिखा। अब आप पढ़ रहे हो उसे, तो आपको कुछ कमियां दिख रही हैं उसमें, वो कमियां रिसर्च गैप्स हैं कि आपको ये गैप्स पूरे करने पड़ेंगे अभी। तो आप अपने रिसर्च पेपर के फॉर्मेट में जो इंट्रोडक्शन है, सॉरी जो ये है लिटरेचर रिव्यू है, इसमें आप लिटरेचर रिव्यू अपने लिखे हुए लिटरेचर का कर रहे हो, यू आर रिव्यूइंग इट। अब जब आप वो रिव्यू करोगे, इन दैट प्रोसेस आपको कमियां समझ आएंगी, वो कमियां गैप है कि आपके रिसर्च में अभी ये गैप है, इसको भरना है आपने इस गैप को। एंड रिसर्च ऑब्जेक्टिव हुआ कि आप एक कुछ सोच के आपने रिसर्च स्टार्ट की होगी, लेकिन उस सोच तक पहुंचने के लिए ये गैप्स को पूरा करना ज़रूरी है। मुझे कल एग्जाम्पल दिया था, मुझे उस लास्ट बेंच तक जाना है, ये गैप कवर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव है वहाँ तक जाना, ये गैप है, इसको कवर कैसे करूँगी, ये सब चल के ये क्या हुआ? मेथोडोलॉजी। सो आपका रिसर्च लिटरेचर रिव्यू करोगे, आपने जो लिखा उसमें कमियां निकालोगे, उसको कैसे पूरा करोगे और कैसे उस ऑब्जेक्टिव तक पहुंचोगे आप। मैगी अच्छी कैसे बनाओगे? अच्छी नहीं बनी, कमी निकल गई, गैप हो गया। अच्छी कैसे बनाओगे? वो ऑब्जेक्टिव हो गया, गैप को पूरा करना। जैसे मतलब पहले हो रखे एग्जाम्पल औरंगजेब कहते हैं कि बहुत बुरा था, मैंने भी पढ़ी थी उसके बारे में जो भी लिखा था, लेकिन मेरा परसेप्शन ये आया है कि
इतना बुरा उसे बताया गया था नहीं। अब मैंने लिख दिए, लेकिन उसका कारण नहीं बताया कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि वो इतना बुरा था। तो वो रिसर्च क्या था? नहीं ज़रूरी नहीं, हाँ कुछ ये भी एक रिसर्च गैप का एग्जाम्पल है कि आपने कारण नहीं बताया, हाँ वो रिसर्च गैप है, वो कमी है, क्योंकि वो तो मैं कारण लिखूंगा तो मुझे क्यों लगा। हाँ वो ऑब्जेक्टिव, यस वेरी गुड, क्लियर है। अब तो कोई डाउट नहीं, बढ़े आगे। कोई डाउट किसी और को? रिजल्ट्स एनालाइज कर लिया, उसके बाद कुछ आपके रिजल्ट्स भी तो आपने सोचे होंगे माइंड में कि मुझे, यस रिजल्ट्स, शो द रिजल्ट्स अचीव्ड फ्रॉम द अबव एनालिसिस। एनालाइज किया, गैप्स निकाले, ऑब्जेक्टिव समझ आ गया, क्या रिजल्ट निकाला, अब उससे सब कुछ कर लिया, मैगी बन गई, अच्छी नहीं बनी, क्यों नहीं अच्छी बनी, मम्मी से कंपेयर कर लिया, पैकेज देख लिया, यूट्यूब देख लिया, उसके बाद क्या रिजल्ट निकला? ठीक है, एंड रिजल्ट क्या आया आपका? मैगी ऐसे 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 अच्छी बनेगी, ये आपका एंड रिजल्ट है। और कुछ एनालिसिस और रिजल्ट में और साइनॉप्सिस में ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं, लगती सेम है बट हैं अलग अलग। रिजल्ट्स हो गया फाइनल, आपको क्या मिला, एंड प्रोडक्ट क्या आया, उससे आप क्या समझे कि आगे से अब मैगी कैसे अच्छी बनानी है, ये समझ आ गया, ये रिजल्ट मिल गया मुझे। अब एक चीज़ और बताओ कि अगर मैगी अच्छी नहीं बनती है तो आप किसी को खिलाते हो, चलो आपने तो खाई, अगर मैगी अच्छी नहीं बनी है आप किसी को खिलाते हो, उसको बिल्कुल बेकार लगी और वो कहेगा क्या मैगी बनाई है, ये कोई मैगी है। ऐसे ही अगर रिसर्च पेपर भी आपका अच्छा नहीं हुआ तो जो आपके जो गाइड हैं या जो आपका रिसर्च पेपर चेक कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, वो भी तो ऐसे कर सकते हैं क्या रिसर्च पेपर है ये, रिसर्च पेपर है ये। वो किस बेसिस पे डिसाइड होगा? सबसे पहले तो आप क्वेश्चन, आपका टॉपिक क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। आपका टॉपिक क्या है? अगर आपको यही क्लियर नहीं होगा कि मुझे भूख लगी है या प्यास, तो ये कैसे डिसाइड करोगे कि मैगी खानी है मुझे? तो मैगी बनाने का तो बहुत दूर की बात है, जब यही क्लियर नहीं होगा भूख है कि प्यास, खाना खाना है या पानी पीना है, पहले तो ये डिसीजन लेना पड़ेगा। सो मेक इट अ पॉइंट, जब भी आप एक रिसर्च, आपका जो एंड रिजल्ट है ना रिसर्च पेपर का, वो डिपेंड करेगा आपके टाइटल पे, आपके रिसर्च क्वेश्चन पे, सॉरी रिसर्च प्रपोजल पे। जो फर्स्ट स्टेप है उस पर डिपेंड करेगा आपका रिजल्ट कैसा रहेगा। आया समझ? सो हमेशा सोचो कि आपका जो रिसर्च प्रपोजल या क्वेश्चन है वो हमेशा रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट, मतलब जो आपके सराउंडिंग से आप रिलेट कर सको वो होना चाहिए। भूख लगी है, समझ आ गया चलो, लेकिन मुझे तो शायद आई वुड लाइक टू हैव डोनट्स, और वो भी खुद बना के। डोनट्स खुद बनाना इज़ नॉट वेरी ईजी, मतलब ठीक है बनते हैं, बनाते हैं, लेकिन इतना ईजी नहीं है जितना मैगी है। तो आपने उसके बाद आपने ट्राई किया, चलो मैं ट्राई करता हूँ डोनट्स बनाने का, एंड रिजल्ट आया जल गए, कड़वे हो गए, मीठा नहीं डाला, सोडा नहीं डाला उसमें, ख़राब हो गए डोनट्स। रिसर्च वर्क पूरा ख़राब। क्यों? क्योंकि जो रिसर्च क्वेश्चन था वही आपने प्रैक्टिकल नहीं चूज़ किया। जब आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है, मैगी बना लो, ज़्यादा नहीं तो ज़्यादा आपको वो कुछ इनोवेशन करने का मन कर रहा है तो वो रेडी टू ईट पास्ता आता है वो बना लो, मैगी नहीं खानी तो। लेकिन डोनट तो ऑल टुगेदर अलग ही वो हो गया ना, कोई मतलब नहीं बनता, पूरा रिसर्च वर्क वेस्ट हो गया, टाइम बर्बाद हो गया। सो आपका रिसर्च क्वेश्चन प्रैक्टिकल होना चाहिए, इट शुड बी प्रैक्टिकल, हवा में नहीं होना चाहिए। हवा महल बना लिया, नहीं मैं ऐसे कर लूँगा, नहीं मैं वैसे कर लूँगा, कुछ नहीं होगा।
बी रियलिस्टिक, बी प्रैक्टिकल। आफ्टर दैट कम्स रिसर्च हो गया, रिजल्ट हो गया, डिस्कशंस, कंक्लूजन्स, implications, limitations and future research directions. What are discussions? डिस्कस किए अपने रिजल्ट्स, किसके साथ डिस्कस किए? उनके पास इतना टाइम थोड़ा है आपके साथ डिस्कशन करने का। ओके, टीचर्स, गाइड्स, पेरेंट्स, राइट। और खुद से डिस्कस करो, क्या मैंने सही किया है, इसमें कुछ और करूं, ये चल जाएगा ना, मेरे को मार्क्स मिल जाएंगे ना। डिस्कस। कंक्लूजन, क्या कंक्लूड किया, क्या आपके एक्सपीरियंसेस थे ड्यूरिंग दिस रिसर्च, होल रिसर्च, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। उसमें होता है ना, एक पॉइंट होता है, आपको हर चीज़ इजीली नहीं मिलती है, आप कोई ढूंढ रहे हो। जैसे मैंने बताया था कि आप कई बार ऐसा एक कोई मैटर होता है, मूड प्रॉब्लम होती है, आपको उसको रिगार्डिंग एक लॉ के रिगार्डिंग आपको कोई केस लॉ मिल ही नहीं रहा है, आपने बहुत पूरा SCC छांट दिया, पूरा नहीं मिल रहा कोई केस लॉ, तो वो आप लिखोगे कंक्लूजन में, एक्सपीरियंस में। नॉन लीक के बताया था, यू विल मेंशन इन योर मूड मेमोरेंडम दैट इट्स अ सिचुएशन ऑफ नॉन लीके। सो वो आप क्या कर रहे हो, कंक्लूड कर रहे हो कि भाई मैंने ढूंढ लिया, पूरा रिसर्च कर लिया, आई एम नॉट फाइंडिंग एनीथिंग। दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ योर कंक्लूजन्स में आप क्या लिख सकते हैं। देन इम्प्लीकेशंस, उससे क्या क्या इम्प्लाई होता है, और चीज़ें आपको क्या समझ आई। आपने टॉपिक पे तो आप रिसर्च एक कर रहे हो, लेकिन जब आप वो रिसर्च कर रहे हो उसके साथ साथ और क्या क्या आपने समझा उस टॉपिक से रिलेटेड। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर रहे हो, लेकिन उसके और भी तो एस्पेक्ट्स होते हैं, और कहाँ कहाँ वो आप उस पॉइंट को, उस इंफॉर्मेशन को इम्प्लाई कर सकते हो, कहाँ पे यूज़ कर सकते हो आप उस चीज़ को। दैट इज़ इम्प्लीकेशंस। लिमिटेशंस एंड फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। लिमिटेशंस मतलब ड्रॉबैक्स, या फिर आप कहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं करोगे। जैसे कि कोई केस लॉ है, लेकिन आपके फैक्ट्स उससे मैचिंग नहीं है, उसके फैक्ट्स अलग हैं, आपके जो फैक्ट्स हैं केस के वो अलग हैं, तो वो केस लॉ आप अपने फैक्ट्स पे तो नहीं अप्लाई कर सकते, अपने मैटर में तो नहीं कर सकते वो जजमेंट आप अप्लाई। दैट इज़ अ लिमिटेशन ऑफ दैट रिसर्च वर्क, कि आपने रिसर्च तो किया, लेकिन उसकी लिमिटेशन ये है कि पढ़ने के बाद मुझे समझ आया कि उस पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स अलग थे देन माई फैक्ट्स ऑफ केस। ठीक है। देन रिसर्च, फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। मेरा जो रिसर्च मैंने किया है उससे मैंने क्या क्या सीखा, आपने बता दिया, क्या किया रिसर्च में, क्या लिखा, सब हो गया आपका। आप उसमें एक और चीज़ ऐड करेंगे कि जो फ्यूचर रिसर्चर्स हैं उन्हें ये प्रॉब्लम ना आए, या फिर उनके लिए एक डायरेक्शन, एक पाथ, क्लियर पाथ क्रिएट हो जाए। लाइक आपके टीचर रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो अपनी रिसर्च में मेंशन करते हैं जो आपको हेल्प करता है कि हमें ये नहीं करना है या हमें ये करना है। कैसे आप लोगों को वो हेल्प करेगा, या फिर वो आपको अगर पढ़ाते हैं, उन्होंने रिसर्च किया है, जो चीज़ आपको पढ़ा रहे हैं, तो वो आपको कैसे हेल्प कर रही है वो या करेगी। दैट इज़ व्हाट इज़ फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शंस। या इसमें और क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स नेक्स्ट रिसर्चर्स कर सकते हैं जो मेरे रिसर्च वर्क को यूज़ करेंगे या रेफर करेंगे। क्लियर। देन कम्स रेफरेंसेस। ये तो हमने पढ़ा है, रेफरेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर रेफरेंसेस। जहाँ से सर्च किया है, क्या क्या हो सकते हैं, जो रिसर्च को सपोर्ट करते हैं। अब और रेफरेंसेस साइटेड इन टेक्स्ट। जब आप कोई चीज़, कोई भी सोर्स यूज़ कर रहे हो और आप उसमें से कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, जैसे कि जजमेंट्स पढ़ते हो या कोई कमेंट्री पढ़ी आपने लेट्स से, उसमें से आपको कोई पॉइंट समझ आया, अच्छा मेरे किसके लिए यूज़ हो रहा है पॉइंट, आप, मैंने बताया था वो इन्वर्टेड कॉमास में अगर कोई जजमेंट या डिसीजन आप मेंशन कर रहे हो या बेयर एक्ट का कोई सेक्शन आप मेंशन कर रहे हो, यू विल मेंशन दैट इन इन्वर्टेड कॉमास। ठीक है, तो वो क्या है, आपने एज इट इज़ लिख दिया वो अपने रिसर्च वर्क में।
यू विल मेंशन दैट, यू विल साइट दैट कि ये इस बुक का, इस कमेंट्री के इस वॉल्यूम का पेज नंबर दिस इज ईयर दिस, या जजमेंट है तो उसका पूरा साइटेशन आप रेफर करोगे, दैट इज रेफरेंस। ये तो क्लियर है सबको। व्हाट इज बिब्लियोग्राफी? पढ़ो एक बार, रीड इट। Any study from which only an idea has been taken but not cited in text. मतलब रिसर्च में इस चीज़ का हम रेफरेंस नहीं देते, लेकिन हमने वो इस्तेमाल किया। यस, बट आपको, आप रिसर्च वर्क में अपने जो भी आप यूज़ कर रहे हो, किसी और का अगर इन्फॉर्मेशन है, रिसर्च है, तो आपको वो साइट करना ज़रूरी है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में कुछ समझ आया, कुछ डिफरेंस लगा या कुछ सिमिलैरिटी लगी? कुछ सिमिलर लगाओ। रेफरेंसेस में भी हम कुछ और टेक्स्ट से या किसी और सोर्स से इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं और यूज़ कर रहे हैं अपने रिसर्च वर्क में। बिब्लियोग्राफी में भी एक तरह से अगर कोई भी स्टडी है उससे हम चाहे आइडिया ही ले रहे हैं, है तो उसी रिसर्च की इंफॉर्मेशन अपनी रिसर्च में डाल रहे हैं, बट डिफरेंस क्या है रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी में? ये सिर्फ आइडिया है। आपको बिब्लियोग्राफी में इट्स नॉट नेसेसरी टू साइट इट, मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सिर्फ सोचा मैंने, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, कोई रिसर्च वर्क है रिगार्डिंग टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, सपोज टेलीफोनिक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है, सपोज आप उस पर रिसर्च कर रहे हो और मैंने उस पर ऑलरेडी रिसर्च किया हुआ है। मैंने किया हुआ है टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पे, आपका टॉपिक है टेलीफोनिक, इंटरनेट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। आ रहा है समझ? आपने मेरा रिसर्च वर्क पढ़ा, आपको आइडिया आया कि मैं टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पे रिसर्च वर्क क्रिएट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, सिर्फ एक आइडिया आया। अब पूरा रिसर्च अलग हो जाएगा, वो मेरा तो है सिर्फ टेलीफोनिक कम्युनिकेशन, आपका है इंटरनेट टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। क्लियर? कि एक आइडिया ले लिया आपने कि हाँ मैं इस टॉपिक पे कर सकता हूँ, बट जो पूरा आपका आगे रिसर्च वर्क है दैट इज टोटली डिफरेंट। मेरे वर्क से आपने सिर्फ एक आइडिया लिया, आपको एक डायरेक्शन मिली, दैट्स इट। तो आपको वो मेरा वर्क उसमें साइट करने की या साइट करने की इन योर पेपर ज़रूरत नहीं है। डिफरेंस क्लियर? हाँ, अगर आप किसी और के रिसर्च वर्क को यूज़ करके अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हो, जैसे आपके केस में आपने रीजनिंग नहीं दी, सपोज आप कह रहे हो मैंने अब रीजनिंग दी, ये गैप कवर हो गया। अगर वो रीजनिंग आप किसी और रिसर्च वर्क से उठाकर या फिर पढ़कर दे रहे हो तो आपको वो रेफर करना पड़ेगा। हाँ, फिर आप ये नहीं लिखोगे इन माय ओपिनियन, ठीक है? क्लियर? नेक्स्ट कम्स अपेंडिक्स। व्हाट इज अपेंडिक्स? यस, सेम बिब्लियोग्राफी की तरह। हाँ, स्ट्रॉन्ग तो करते हो, किस तरह से स्ट्रॉन्ग करते हो? जैसे कि कोई सर्वे हुआ, आपने उसकी रिपोर्ट्स डाल दी, अटैच कर दी, दैट इज अपेंडिक्स। कोई डेटा की रिपोर्ट है कि इंडिया में क्राइम रेट, एक पर्टिकुलर सिटी में फ्रॉम लास्ट 10 years द क्राइम रेट हैज़ बिन डिक्रीजिंग। वो प्रूव करने के लिए आपने एक रिपोर्ट का कॉपी लगाया जो आपको अवेलेबल था, दैट इज अपेंडिक्स। एनी एडिशनल अटैचमेंट, जैसे आप अपने मेमोरेंडम में अगर कोई
एविडेंसेस की लिस्ट, विटनेसेस की लिस्ट डालते हो आप, है ना। अगर आप नॉर्मली आपने केसेस अगर अटेंड किए हैं हियरिंग्स, तो आपने अगर प्लेंट पढ़ा हो या रिटन स्टेटमेंट पढ़ा हो, उसमें ऐड करते हैं हम एडिशनल पेजेस और उसको मेंशन करते हैं, एनेक्जर्स बोलते हैं उन्हें, है ना, एनेक्जर्स बोलते हैं। क्या होते हैं वो? विटनेसेस के स्टेटमेंट्स की कॉपी, FIR की कॉपी, या फिर आपने क्या क्या एविडेंसेस दिए हैं उनके डिटेल्स या कॉपीज़। जैसे अगर उस दिन हमने DNA रिपोर्ट का एग्जाम्पल लिया था, टू प्रूव योर केस अगर आपको वो रिपोर्ट अटैच करनी पड़ रही है, दैट वुड बी एन अपेंडिक्स इन दिस केस एग्जाम्पल, बट हम लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से वी कॉल देम एनेक्जर्स, अगर हम उन्हें अपनी प्लेंट, मेमोरेंडम या फिर WS में अटैच कर रहे हैं, ठीक है। और ये होना ज़रूरी नहीं है, ये लिखा है ना अपेंडिक्स इफ़ एनी। अगर आपको वो प्रूव करने के लिए अपना रिसर्च वर्क को और क्लैरिफाई करने के लिए ज़रूरत है तो ऐड करो, इट्स नॉट नेसेसरी। क्लियर? रिमेंबर दिस फॉर्मेट फॉर योर लाइफ टाइम। दिस इज़ द फॉर्मेट जो हमने अभी पढ़ा ना सारा डिटेल में, ये उसका शॉर्ट है, ये आपको ऐसे याद रखना है। दिस इज द क्रक्स ऑफ योर रिसर्च पेपर। I फॉर इंट्रोडक्शन, कितना काम कर लिया, किस चीज़ पे काम कर लिया, कितना काम रहता है और उसके लिए क्या करोगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। कि आई एम प्रपोजिंग टू प्रेजेंट अ रिसर्च वर्क ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, दिस इज माई रिसर्च प्रपोजल और प्रॉब्लम, इंट्रोडक्शन में आएगा। हाँ, रिसर्च क्वेश्चंस, एंड वही गैप्स क्या हैं, क्या कमियां हैं, क्या रिसर्च क्वेश्चंस हैं आपके, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। M फॉर मेथड्स, मेथोडोलॉजी, किस तरीके से कर रहे हो आप। हाँ जी, अच्छा, तो क्या मेथड यूज़ कर रहे हो, कौन से टूल्स यूज़ कर रहे हो। जैसे लॉ के लिए हम यूजुअली डिस्क्रिप्टिव एनालिटिकल टूल्स यूज़ करते हैं, और वैसे हम एम्पेरिकल टूल्स यूज़ कर सकते हैं, साइंटिफिक रिसर्च होती है, देयर आर मेनी डिफरेंट टूल्स। मेटा एनालिसिस कर सकते हो, वी डिस्कस दैट। R फॉर रिजल्ट्स, समझा सबको, क्लियर है रिजल्ट्स क्या होते हैं, उसको एनालाइज कैसे करना है, कंपैरेटिव स्टडी करोगे और क्या उसमें रिलेशन है या नहीं है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जैसे AC वाला एग्जाम्पल हमने लिया था, वो एनालिसिस। D फॉर डिस्कशंस, और क्या अच्छा कर सकते हो अपनी रिसर्च वर्क में, क्या ऐड कर सकते हो, अपने टीचर्स, प्रोफेसर्स को, गाइड्स को दिखाओ, उनके सजेशंस लो, दैट इज कॉल्ड डिस्कशन। सो रिमेंबर दिस फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन, मेथड्स, R फॉर रिजल्ट्स, A फॉर एनालिसिस, D फॉर डिस्कशंस। याद रखना ये हमेशा। नाउ कमिंग टू लीगल रिसर्च, अभी करें या कल करना है? कल, टुमारो, फिर हम और, चलो कल ये करेंगे, या वैसे 2 ही स्लाइड्स है, ख़त्म कर लेते हैं ना। इट विल ओनली टेक 5 मिनट्स। अभी वैसे भी इट्स ओनली 3:15 तक है आपका क्लास। 5 मिनट में क्या हो जाएगा? ठीक है, चलो कल करते हैं फिर। कोई डाउट्स या क्वेश्चंस? किसमें? एब्स्ट्रैक्ट और साइनॉप्सिस में। जैसे एब्स्ट्रैक्ट हो गया पूरा, आपने क्या क्या, हाँ ब्रीफ समरी थी। एब्स्ट्रैक्ट में आपने क्या क्या रीजनिंग भी देनी है, आपने कोई सैम्पल्स यूज़ किए हैं वो भी देने हैं।
लेकिन साइनॉप्सिस में आप वो रीजनिंग नहीं दोगे, आप सिर्फ मेंशन करोगे कि मेरा जो आगे रिसर्च वर्क है वो ये प्रॉब्लम से डील कर रहा है और मैंने ये रेफर किया, बस। क्या पूछ रहे थे? एक में वो लिखा रिसर्च क्वेश्चन कैसे करें हाइपोथेसिस। क्या फिर से बोलो? ये क्वेश्चन मैं कल डील करूँगी आपके साथ, क्योंकि ये सबको बताना चाहती हूँ मैं। रिसर्च क्वेश्चन यही डिसाइड करना सबसे बड़ा इशू है कि आपकी रिसर्च का क्वेश्चन क्या होगा, क्या खाना है ये डिसाइड करना, कि मैगी खानी है या डोनट खाना है, वो अलग अलग सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करेगा। और ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है आपकी रिसर्च वर्क का। और जैसे आप कह रहे हो कि डिसाइड कैसे करेंगे, प्रैक्टिस से। और यूजुअली अभी तो क्या होता है कि मतलब विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमें एक पर्टिकुलर हमें पहले ही बोल दिया जाता है कि ये टॉपिक पे आप रिसर्च कर लो, मतलब हमारे गाइड्स के थ्रू या कोई भी जो मेंटर्स होते हैं। बट नहीं, ऐसा गलत है। वो एक तरह से वो कॉपी पेस्ट ही हो जाता है, अपना दिमाग तो हमने लगाया ही नहीं ना। तो आप अपने सराउंडिंग्स देखोगे कि क्या प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट कर रही हैं जिसके सॉल्यूशंस चाहिए हमें, और क्या वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है और उसके क्या प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। उसके बेसिस पे आप अपना रिसर्च प्रॉब्लम डिसाइड करोगे, तभी वो यूनिक होगा। अगर किसी के कहने पे आपने रिसर्च प्रॉब्लम लिया, वो तो कॉपी पेस्ट होगा, फिर उसमें कुछ यूनिकनेस नहीं आएगी। इसलिए ऑब्जर्व करो, क्या सबसे बेस्ट तरीका है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एग्जिस्टिंग, हमें जिनके सॉल्यूशंस चाहिए। जैसे तीनों लॉज की मैं एग्जांपल दे रही थी आपको कल, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होंगी ना, तभी लेजिस्लेचर ने सोचा कि हमें इन्हें चेंज करना पड़ेगा। वो कहाँ से सोच आई? वो रिसर्च क्वेश्चन कहाँ से आया? वो सराउंडिंग्स से, कि सराउंडिंग्स में इन लॉज के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है जिनके सॉल्यूशंस इन एक्ट्स में नहीं है, हमें नए एक्ट्स फ्रेम करने पड़ेंगे। वो सॉल्यूशन हुआ। और क्या वो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन था? हाँ, लेजिस्लेचर ही लॉज बनाता है, अमेंड करता है, तो उन्होंने रिप्लेस कर दिया। क्यों किया? क्योंकि वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम थी। ये तीनों एक्ट्स हमारे प्री इंडिपेंडेंस एरा से हैं। हमारे ये एक्ट्स क्या वो प्रैक्टिकल है आज, आफ्टर सो मेनी ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑल्सो? डू दे अप्लाई? शुड दे अप्लाई? नो। तब में और आज में बहुत फ़र्क है। आप 10 साल पीछे चले जाओ, उसमें बहुत फ़र्क है आज में और 10 साल पहले के कोई केस में। सो कहाँ से आई रिसर्च प्रॉब्लम? कहाँ से क्वेश्चन अराइज हुआ? एनवायरनमेंट से, कि प्रैक्टिकल हमें इश्यूज़ आ रहे हैं, हमें इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन चाहिए। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इट, स्टार्ट ऑब्जर्विंग फ्रॉम टुडे। जो लगे प्रॉब्लम्स हो रही हैं हमारे सोसाइटी में या कहीं भी, उन टॉपिक्स को देखो, उनके बारे में ढूंढो, पढ़ो, रिसर्च करो, चाहे छोटे लेवल पे, बट स्टार्ट फ्रॉम टुडे। ठीक है? क्लियर? थैंक यू।